Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the part 3 of the reclamation and rehabilitation of mines, question number 38 to 50 and examination perspective से ही बात करेंगे हम लोग. तो friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends and you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you and please like my Facebook page, that is Mining Mirror. That will be very motivating for me. Friends, let's get started. Let's continue. Grading. It is very much important to consider the slope of the site to be reclaimed vis-a-vis the ultimate use of the surface area. तो पहले के कोई भी एरिया को जैसे हम लोग रिक्लेम करने वाले हैं तो वो रिक्लेम करके वो एरिया में हम लोग क्या करना चाहते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एरिया का स्लोप कैसे रहेगा. ज़्यादा स्लोप करना है, ज़्यादा ग्रेडियंट में वो एरिया बनाना है या कम ग्रेडियंट में बनाना है, वो डिपेंड करेगा. ठीक है. अगर कोई सोचिए कि हम लोग सोचेंगे रिक्लेमेशन करने के बाद वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे या एक स्टेडियम बनाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्लोप एकदम हम लोग को स्मूथ चाहिए तो उसको पूरा फ्लैट करना पड़ेगा. सोचिए कि रिक्लेमेशन करने के बाद वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करेंगे या फॉरेस्ट लैंड बनाएंगे तो थोड़ा सा उसको स्लोप दे सकते हैं. जैसे हम लोग बात किए थे पहले 1:4 1:5 हम लोग स्लोप दे सकते हैं. ग्रेडियंट्स आर मेड कीपिंग इन व्यू द स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. ऑब्वियसली जो मटेरियल से हम लोग एरिया बनाए हैं रिक्लेमिंग एरिया वो एरिया का जो मटेरियल का स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि स्लोप कितना रहना चाहिए. थर्ड, ग्रेडिंग इज यूजुअली कैरिड आउट विथ बुलडोजर्स. बुलडोजर या डोजर्स यूज होता है ग्रेडिंग करने के लिए. उसके बाद चलते हैं पिटिंग, गॉजिंग एंड लैंड इम्प्रिंटिंग. दीज ऑपरेशंस आर यूज्ड इन एरियाज विथ स्कैंटली सप्लाई ऑफ मॉइस्चर. स्कैंटली सप्लाई मॉइस्चर मतलब जहाँ पे मॉइस्चर सप्लाई थोड़ा सा कम होता है या ना का बराबर होता है या सफिशिएंट नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं स्कैंटली सप्लाई ऑफ मॉइस्चर. ये पीटिंग गॉजिंग जो होता है ये उसी एरिया में करते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई या मॉइस्चर सप्लाई बहुत कम होता है. दे हेल्प इन होल्डिंग द वाटर इन प्लेस रादर देन अलाउइंग इट टू रन डाउन स्लोप्स एंड कॉज इरोजन. ये जो पीटिंग और गॉजिंग और लैंड इम्प्रिंटिंग है ये सब क्या करते हैं कि वाटर को पकड़ के रखेगा, ज़्यादा जल्दी नीचे स्लोप में जाने नहीं देगा. अगर जाएगा तो भी कम फ्लो में जाएगा ताकि इरोजन ना हो, तो सॉइल को बचा लेगा. ये उसका फंक्शन है. तो पीटिंग क्या है? पीटिंग इज डन ऑन स्टीपर स्लोप्स. अगर ज़्यादा स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे हम लोग पीटिंग करेंगे. पीटिंग क्या होता है कि एक टाइप का गड्ढा टाइप का चीज़ होता है कि आप कुछ कुछ एरिया में पानी रखने के लिए वहाँ पे बहुत देर तक वहाँ पे रहने के लिए या उसका फ्लो को डाउन करने के लिए वहाँ पे पीटिंग कर लीजिए. मतलब एक एक छोटा 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 गड्ढा करके वहाँ पे स्लोप में रख लीजिए तो इजीली वो क्या ना पानी यहाँ पे रुक रुक के जाएगा. ठीक है. तो वो स्टीपर स्लोप में होता है पीटिंग. और गॉजिंग क्या होता है? लेस स्टीप जो होता है जो थोड़ा सा फ्लैट टाइप का रहता है उस जगह पे हम लोग करते हैं गॉजिंग. गॉजिंग सिंपल वही उसी टाइप का ही एक चीज़ है, पीटिंग जैसा चीज़ है वैसे ही गॉजिंग टाइप का रहता है, बस उसमें एक होता है ना उसको बैरियर टाइप का दे दीजिए. अब चलेंगे सॉयल एमुलरेशन. इट इज़ बीइंग अंडरटेकन टू ओवरकम द एडवर्स कंडीशंस इंक्लूडिंग सैलिनिटी, deficiency of nutrients and the presence of toxic compounds, poor texture and structure of the soil, lack of organic matter. It is very necessary in the revegetation program and the spoil from the acidic and sulfide ores. ठीक है. Most of the mines waste require some amount of soil emulsion prior to the vegetation program. तो कोई भी वेजिटेशन प्रोग्राम करने से पहले सॉयल एमुलेशन हम लोग करते हैं. तो सॉयल एमुलेशन का एडवांटेज क्या क्या है? ये होता है मेनली जो एसिडिक और सल्फाइडिक ओर है. अगर आपका ओर जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हैं वो ओर अगर एसिडिक है या सल्फाइड से या ज़्यादा अल्कालिन है तो उस एरिया को अगर हम लोग रिक्लेमेशन करना है तो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी या अल्कालिन जो प्रॉपर्टी है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तब जाके प्लांटेशन उसमें हो सकता है. और क्या उसका एडवांटेज है? अगर आपका सॉइल में या ग्राउंड में आपका न्यूट्रिएंट्स कम है तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को डालना, वहाँ पे ऐड करना, उसको भी बोलते हैं सॉइल एमुलेशन. तो सॉइल एमुलेशन जनरली क्या बोल सकते हैं कि सॉइल को इम्प्रूव करना, सॉइल का क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको अपग्रेड करना ताकि उसमें प्लांटेशन अच्छी तरह से हो पाए. उसके लिए जो जो काम हम लोग करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग सॉइल एमुलेशन. ठीक है. अगर न्यूट्रिएंट्स कम है, अगर टॉक्सिक कंपाउंड से उसको किस तरह से हम लोग उसको इरेडिकेट करें, अगर उसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सॉइल का अच्छा नहीं है, उसको किस तरह से हम लोग ठीक करें. तो जो भी चीज़ है सॉइल को अच्छा करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सॉइल एमुलेशन. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल एमुलेशन फॉर वेजिटेशन? क्या क्या प्रोसेस है? ये हो गया उसका 4 प्रोसेस. इट कंसिस्ट ऑफ लेयरिंग और स्प्रेडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ टॉप सॉइल रिक्वायर्ड. एक एडिशनल टॉप सॉइल आपको ऐड करना पड़ेगा अगर ज़रूरत है तो. सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स.
एक सीड बेड आपको रेडी करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस सॉइल विथ मल्चेस और एडहेसिव केमिकल स्टेबलाइजर्स। अगर आपको ज़रूरत पड़ने से सॉइल का अगर क्वालिटी बढ़ाना है तो उसमें आप मल्चेस भी डाल सकते हैं या कुछ केमिकल भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। फोर्थ हो गया सॉइल अमेंडमेंट बाय द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू न्यूट्रलाइज एसिडिक और जिप्सम टू न्यूट्रलाइज द अल्कलिनिटी। ये जो 3 पॉइंट है ये हो गया नॉर्मल सॉइल के लिए। और जो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है ये हो गया एसिडिक और बेसिक जो सॉइल से। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें आप लाइमस्टोन डालिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, और जिप्सम न्यूट्रलाइज करेगा अल्कलिन को। अगर ज़्यादा अल्कलिन है आपका सॉइल तो उसमें जिप्सम डाल दीजिए, ये उसको वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबका नॉलेज के लिए एक बता देता हूँ, जो एसिडिक जिसको बोलेंगे और किसको अल्कलिन बोलेंगे। जो यहाँ पे हम लोग बात किए कि लाइम यूज़ करते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए और जिप्सम यूज़ करेंगे न्यूट्रलाइज टू अल्कलिनिटी। तो कैसे बोलेंगे, देखिए ये हो गया, सोचिए कि पीएच वैल्यू एक होता है हर चीज़ का। तो सोचिए कि वाटर हो गया या मिट्टी हो गया, उसका पीएच वैल्यू के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो हो गया न्यूट्रल। ठीक है, या पानी का भी हम लोग बात करते हैं। तो अगर अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आया तो उसको बोलेंगे एसिडिक। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा आया उसको बोलते हैं अल्कालिन या बेसिक। ठीक है, अगर कोई किसी का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम आया मतलब वो एसिडिक है। एसिडिक है तो उसमें अगर अल्कलिन का कोई भी मेटल उसके साथ डालेंगे तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। इसीलिए अगर एसिडिक है तो उसमें लाइमस्टोन डालिए तो वो आ जाएगा न्यूट्रल में। अगर अल्कलिन है उसमें एसिडिक मेटल डालिए, वो हो जाएगा न्यूट्रल में। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फंडामेंटल। अब चलते हैं आगे। मल्चेस। मल्चेस क्या होता है? व्हाट इज मल्च? It is defined as suitable protective layer or of organic or inorganic material applied or left on or near the soil surface as a temporary aid in stabilizing the surface and improving the soil microclimatic condition for establishing vegetation. तो मल्चेस क्या होगा कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो देंगे हम लोग सॉइल के ऊपर, चाहे वो ऑर्गेनिक मटेरियल में हो चाहे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का हो। तो वो क्या करेगा कि वो स्टेबलाइज करेगा सरफेस को, ताकि उसमें जो सॉइल का माइक्रो क्लाइमेटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, को बहुत हेल्पफुल है वेजिटेशन का या प्लांटेशन का ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पे एक क्लाइमेट वो रेडी करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े तो अच्छी तरह से वहाँ पे प्लांटेशन हो पाए। तो मल्च का वही काम है, मतलब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हम लोग टॉप सॉइल मैंने सॉइल के ऊपर हम लोग देते हैं, उसको ज़रूरत है मैंने एक्स्ट्रा वहाँ पर देते हैं ताकि वहाँ पे एक अच्छे तरह से एनवायरमेंट बना रहे। क्वेश्चन नंबर 39, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मल्चेस। मल्चेस का एग्जाम्पल क्या क्या है? स्ट्रॉ और है, स्ट्रॉ और है जो हम लोग खेती में मिलता है हम लोग को। वुड रेसिड्यूज, जो वुड काटने के बाद जो डस्ट मिलता है या जो ग्राउंड वाला पार्टिकल्स मिलता है उसको बोलते हैं वुड रेसिड्यूज। उसके बाद हो गया मैन्योर। मैन्योर मतलब हो गया जो एनिमल का डंग, जैसे गोबर हो गया या जो भी हम लोग एनिमल्स का डंग्स यूज़ करते हैं हम लोग खेती बाड़ी करने में, उसको बोलते हैं। कुछ केमिकल्स भी है जो हम लोग डाल सकते हैं, उसका आज ए मॉल से वो काम करेगा। सॉइल बाइंडर्स भी है जो सॉइल को अच्छी तरह से बाइंड करके अपने आप को रखता है ताकि वहाँ पे मॉइस्चर भी अच्छी तरह से रहे और अच्छी तरह से एक एनवायरनमेंट बने वहाँ पे अच्छी तरह से प्लांटेशन करने के लिए। मैट्स भी यूज़ करते हैं जो हम लोग माइनिंग में भी यूज़ करते हैं, जो जियो मैट्स जिसको बोलते हैं, वो मैट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग आज ये मल्च वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बेनिफिट्स ऑफ मल्चेस बिसाइड सप्लाइंग ऑर्गेनिक मैटर। मल्च का और क्या बेनिफिट है? ऑर्गेनिक मैटर तो वो सप्लाई करता ही है, और क्या बेनिफिट है? ये क्या करता है? इंसुलेटिंग द डिस्टर्ब लैंड्स अगेंस्ट एक्सट्रीम सॉइल टेम्परेचर। जो सॉइल का टेम्परेचर है, अगर बहुत एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वो एरिया में अगर हम लोग मल्च का एक लेयर देते हैं तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल में रहेगा, या मतलब वो टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर देगा। सेकेंड, इंक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली बात है कि जल्दी इवेपोरेट होगा ही नहीं और वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहेगा। थर्ड, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल। अगर रेनफॉल वहाँ पे होता है तो उसका इम्पैक्ट को भी वो कम कर देगा। ठीक है। फोर्थ क्या है? एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग का मेन फंक्शन है मल्च का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहाँ पे अच्छा होगा और बहुत जल्दी होगा। फिफ्थ क्या है? रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऑब्वियसली जो मॉइस्चर वहाँ पे रहेगा वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो लेयरिंग है वो ज़्यादा हो गया। अब चलते हैं सॉइल अमेंडमेंट्स, मतलब सॉइल को किस तरह और क्या क्या उसमें ऐड करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से
एक बढ़िया सॉइल बने प्लांटेशन के लिए। 41 व्हाट इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक स्पॉइल। अगर एसिडिक स्पॉइल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या जरूरत है, जैसे हम बोल रहे थे अल्कलिन। लाइम्स आर यूज फॉर मेनी फॉर्म्स लाइक ग्राउंड लाइमस्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, बर्nt लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, और हाइड्रेटेड लाइम ये यूज होता है एसिडिक स्पॉइल्स को न्यूट्रल करने के लिए। और एक बार बता देते हैं, ये हो गया pH वैल्यू, और ये हो गया 7 जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, और अगर इससे कम है तो एसिडिक, अगर ज़्यादा है तो अल्कलिन। अगर एसिडिक है तो उसमें अल्कलिन मेटल डालिए, न्यूट्रल होगा। अगर अल्कलिन है उसमें एसिडिक मेटल डालिए, वो हो जाएगा न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 42 वेयर ग्राउंड लाइमस्टोन इज यूज्ड। कहाँ पे ग्राउंड लाइमस्टोन मतलब जो चूरा हुआ लाइमस्टोन यूज करते हैं। आंसर इज ग्राउंड लाइमस्टोन इज नॉट soluble in water but soluble in acid. So ground limestone are different particle size is mixed with soil for a long effect at a depth at least 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ग्राउंड लाइमस्टोन है वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब वाटर में वो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो एसिड को वो न्यूट्रल कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए इसको क्या करते हैं, जो ग्राउंड लाइमस्टोन है उसको सॉइल के साथ मिक्स करके 25 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ में उसको डाल देते हैं मिक्स करके, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा देर तक वहीं पे रहे और जितना एसिडिक मिनरल वहाँ पे रहे उसको साथ वो रिएक्ट करके वहाँ पे उसको न्यूट्रल कर पाए। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 43 फॉर द इमीडिएट इफेक्ट ऑन सॉइल व्हिच फॉर्म्स ऑफ लाइमस्टोन आर यूज्ड। हम बोले थे आपको कि ये जो ग्राउंड लाइमस्टोन है इफेक्ट जानने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए, लेकिन अगर इमीडिएट इफेक्ट जानना है तो कौन सा लाइमस्टोन का फॉर्म यूज करना पड़ता है। आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज द यूज ऑफ बर्nt लाइमस्टोन। बर्nt लाइमस्टोन किसको बोलेंगे, जला हुआ लाइमस्टोन। बर्nt lime और hydrated lime is used to help in temporarily raise the pH of the soil to 8.5 to 9। तो ये भी इमीडिएट इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं जो बर्nt लाइमस्टोन है, जिसको हम लोग बोलेंगे बर्nt लाइम और हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड लाइम अलग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये अलग हो गया, और हाइड्रेटेड लाइम ये भी अलग है। ये क्या करता है, इमीडिएटली टेम्पोररी के लिए, थोड़ी देर के लिए या थोड़ा दिन के लिए वो सॉइल का pH वैल्यू बढ़ा देगा 8.5 to 9, मतलब उसको एसिडिक टू लेके अल्कलिन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ लाइम इन सॉइल। ये क्या करेगा, इंप्रूविंग फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, एक्सेलरेटिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड डिक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम एंड फेरिक आयन्स। मतलब अगर लाइम अगर सॉइल में रहा तो वो और क्या कर सकता है कि जो सॉइल का फिजिकल कंडीशन है उसको अच्छा कर देगा, बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देगा ऑर्गेनिक मैटर को। वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है उसका अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, मतलब सॉइल का क्वालिटी बढ़ जाएगा। और टॉक्सिसिटी जो है, जो खराब चीज़ है सॉइल में, उसको वो कम कर सकता है। अगर एल्यूमिनियम और फेरिक आयरन जो है रहता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज यूज टू न्यूट्रलाइज अल्कलिन स्पॉइल्स। ये वो बात की थी हम लोग एसिडिक के लिए, ये हो गया अल्कलिन। अगर अल्कलिन है सॉइल उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, वहाँ पे एसिडिक चीज़ डालना पड़ेगा, एसिडिक सब्सटेंस वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि सोल्यूबल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम, एसिड्स और एसिडिक फॉर्मर्स लाइक सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड लाइम सल्फर। ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं अल्कलिन मटेरियल को न्यूट्रल करने के लिए। तो अब बात करेंगे रीवेजिटेशन, मतलब और एक बार जो वेजिटेशन करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रीवेजिटेशन। रीवेजिटेशन करने से उसका एडवांटेज क्या क्या है, मतलब जो प्लांटेशन करते हैं उसका एडवांटेज क्या क्या मिलता है। बहुत सारा है। स्टेबलाइजिंग द एरोडिक स्लोप्स, अगर स्लोप है जहाँ पे स्लोप खराब हो सकता है, अगर वहाँ पे वेजिटेशन कर दिए तो वो स्लोप ठीक हो जाएगा। पॉल्यूशन मिनिमाइजिंग, एस्टेब्लिशिंग पेरीमीटर, विंड, माने वहाँ पे विंड ब्रेकर की तरह भी काम कर लेगा। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट बन गया या वहाँ पे अच्छा खासा प्लांटेशन हो गया तो वो विंड को भी ब्रेक कर देगा। डस्ट कंट्रोल भी कर सकता है। वहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू, मतलब उसको सुंदर बना देगा एरिया को। जो सॉइल है उसको ज़्यादा इरोजन होने नहीं देगा। बहुत सारा उसका एडवांटेज है जो हम लोग जानते हैं कि जंगल बनाने से, फॉरेस्ट बनाने से क्या क्या एडवांटेज मिलता है, वही सारा चीज़ यहाँ पे। जैसे रेनफॉल वहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल वहाँ पे बढ़ सकता है, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्लाइमेट पूरा चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे है नंबर 10 में
जिसमें दिया गया है कि एनएलसी किया है, जो एक एफोरेस्टेशन किया था, उसमें पर्टिकुलरली एक साइंटिफिकली वो चीज़ हम लोग को देखने को मिला है। इसमें क्या है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 42 था वो एरिया में, लेकिन वो आ गया 39 डिग्री सेल्सियस में एफोरेस्टेशन के बाद या रीवेजिटेशन के बाद। और उसका रेनफॉल जहाँ पे थोड़ा सा कम था 1190 था, वहाँ पे साल का हो गया 1500 तो ये उसका इफेक्ट है। मतलब अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं या जंगल बनाते हैं उसका क्या क्या इफेक्ट है, ये बचपन से हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं। उसके बाद हो गया सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसीज। जो प्लांट्स हम लोग लगाएंगे कौन सा स्पेसीज का होना चाहिए वो इसके ऊपर है। ठीक है, क्या होता है कि सॉइल और जो प्लांट है वो इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एरिया में हम लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं तो वहाँ का सॉइल को पहले जांच करना पड़ेगा कि सॉइल किस तरह का है। अगर सॉइल अच्छा है तो ये सॉइल के में कौन सा प्लांट ग्रोथ कर सकता है उसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं, हम लोग का सॉइल को नहीं जांचना है, हम लोग पहले देखना पड़ेगा कि लोकल एरिया में हम लोग का प्लांट्स क्या क्या है और उसके बाद वो प्लांट्स के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए। हम लोग का जो सॉइल है, हम लोग का जो रिक्लेम्ड एरिया है, वो सॉइल को उस हिसाब से रेडी करना पड़ेगा। उसमें फर्टिलाइजर डाल के करो या ऑर्गेनिक मैटर डाल के करो या केमिकल्स डाल के करो, तो उसका उसी के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो हो गया यहाँ पे, तो दोनों को दोनों इंटरडिपेंडेंट है। आइदर सॉइल रेडी करो प्लांट के हिसाब से या प्लांट रेडी करो सॉइल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द लोकल कंडीशंस फॉर प्लांट स्पेसीज सिलेक्शन। कौन सा लोकल कंडीशन क्या क्या होता है प्लांट का सिलेक्शन करने के लिए। आंसर इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक है प्लांट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कीड़ा जल्दी ना लगे, उसमें कोई रोग या कोई इधर उधर का कोई डिजीज ना आए, वो अच्छी तरह से बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए और वो यहाँ पे जो लोकल प्लांट्स है उसके साथ कंपेटेबल हो। उसके बाद उसका जो सीड है वो अच्छी तरह से हम लोग को माने सफिशेंटली मिल पाए। तो ये बहुत सारा कंडीशंस है तो हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोर्सेस ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। कौन सा सोर्स से हम लोग सीड्स या प्लांट्स को मिलता है, वो आता है क्वेश्चन नंबर 49 में। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। आंसर इज कैन बी कलेक्टेड मैनुअली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। जो एरिया में हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं उस एरिया के आसपास में भी कुछ सीड्स या कुछ प्लांट्स मिल सकता है। उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ से भी हम लोग को सीड सप्लाई हो सकता है अच्छी तरह से, या सैपलिंग मिल सकता है। जो छोटा छोटा पौधे होते हैं वो भी यहाँ पे वहाँ से अच्छा खासा सप्लाई मिल सकता है। उसके बाद टॉप सॉइल जो होता है हम लोग का, उसमें ऑलरेडी वहाँ पे 93% ऑफ बहुत सारा सीड्स वहीं पे जमा रहता है। मतलब कहीं से भी अगर मिट्टी यहाँ पे आप स्टॉक करके रखे हैं या कहीं से आप टॉप सॉइल लेके यहाँ पे डाल दिए तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा सीड्स रहता है जो खाली पानी डालने से ऑटोमेटिक वो उड़ जाता है। उसके बाद आ गया रेट ऑफ सीड एप्लीकेशन। जो सीड आप डालिएगा उसका रेट कितना होगा, यानी कितना क्वांटिटी का कितने एरिया में डालना चाहिए, वो होता है रेट ऑफ सीड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन चैप्टर। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ सीडिंग एप्लीकेशन इन रिक्लेमेशन ऑफ माइन वेस्ट। माइन का जो वेस्ट है उसको रिक्लेम करने में सीड का रेट कितना होना चाहिए। आंसर इज 25 to 200 kg। 25 किलो से 200 किलो तक वैरी करता है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 हेक्टर का ज़मीन में हम लोग कितना केजी का सीड डालेंगे ताकि वहाँ पे प्लांटेशन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि कम जगह पे आप ज़्यादा सीड डाल दीजिएगा तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो वो उसका एक साइंटिफिक स्टडी है, तो उसका मिनिमम वैरी करता है 25 to 200 kg। अब लास्ट पार्ट, प्लांटिंग वेजिटेशन फॉर वाइल्ड लाइफ। मतलब जो भी प्लांटेशन आप करिएगा उसको आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे को वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट्स को क्रिएट करना है। तो वहाँ पे प्लांटेशन करने से पहले वहाँ पे कोई वेजिटेशन या कोई फॉरेस्ट या कोई इकोसिस्टम रेडी करने से पहले वो आपको पहले जानना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा टाइप का वेजिटेशन रखने से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ आके बैठेंगे। ठीक है, तो उसको पहले देखना पड़ेगा कि फूड हैबिट्स क्या क्या है। अगर वहाँ पे कोई इकोसिस्टम आप बनाने वाले हैं, कोई वाइल्ड लाइफ, जैसे आप चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम हम यहाँ पे बनाएं जंगल में ताकि वहाँ पे बहुत सारा जीव जंतु आके रहे, चाहे पंछी हो चाहे जो भी एनिमल्स है सब आके यहीं पे रहे, तो उनका पहले ख्याल रखना पड़ेगा कि वो खाएंगे क्या। कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ खाते हैं घास फूस खा के रह जाएंगे, कुछ माने इधर उधर का सीड्स खा के रह जाएंगे, कुछ है कि उनको मांस ही चाहिए, तो कुछ होता है कि पत्ता खा के भी रह सकते हैं। तो उनके हिसाब से आपको सोच के ही कोई भी इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा एनिमल क्या खाएगा, कौन सा एनिमल कैसे रहता है, कोई पेड़ के ऊपर रहता है, कोई होल करके रहता है, कोई ज़मीन के अंदर रहता है, कोई शेल्टर टाइप का बना हुआ तो उसी में जाके रह जाता है। तो जितना प्रकार का जीव जंतु हैं उन्हीं के हिसाब से सोच के बनाएगा तो वो इकोसिस्टम बहुत अच्छा बनेगा।
तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन के ऊपर। आप अच्छी तरह से इसको देखिए और बहुत फ़ायदेमंद है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मेहनत हुआ है इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू।